नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में विस्तार से और साथ ही साथ इसकी जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। इसके अलावा मैंने महत्वपूर्ण अधिनियम जो कि मूल विधि से संबंधित है यूपीएसआई के लिए, उसकी 7 से 8 वीडियो अपलोड कर दी है, जिनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी और अलग से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसी प्रथा जिसमें लड़कों की शादी 21 वर्ष और लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम आयु में कर दी जाती है, उसे बोला जाता है बाल विवाह। बाल विवाह को रोकने के लिए समय समय पर कई प्रयास किए गए, परंतु ज़्यादातर जो प्रयास थे वो असफल रहे। पहला प्रयास किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, जो कि पूर्ण रूप से असफल रहा था। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 में, जिसकी सहायता राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। और फिर एक और प्रथा थी उसी समय जो कि महत्वपूर्ण रूप से प्रचलित थी, वह थी ठगी प्रथा। तो ठगी प्रथा पर भी रोक किसने लगाई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमन की सहायता से। और मैं आपको बता दूं कि इसे रोकने के लिए ब्रिटिश काल में जो प्रयास किया गया 1929 में भी किया गया। इसके बाद बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929, जिसको शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है, वह लाया गया। और इस शारदा अधिनियम के समय जो लड़की की उम्र थी वो 14 वर्ष मानी जाती थी और लड़के की उम्र जो थी वो 18 वर्ष मानी जाती थी। तब वह शादी योग्य माने जाते थे। अगर 14 वर्ष से कम की है लड़की और 18 वर्ष से लड़का कम का है तो वो बाल विवाह माना जाता था। ठीक है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत। फिर 1978 में इसमें संशोधन किया गया। जब लड़की 18 वर्ष और लड़का 21 वर्ष का हो जाए तब विवाह को वैलिड माना गया। और शारदा एक्ट में इस कानून के लिए सजा का जो प्रावधान था वो ज़्यादा कठोर नहीं था, जिसके कारण संशोधन करके इस कानून में और ज़्यादा कठोर नियम बनाए गए। तो यह कानून कौन सा बना? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। तो आपको सीधा सा क्लियर हो गया होगा कि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है, इसकी नींव किस रूप में रखी गई थी? तो शारदा एक्ट के रूप में रखी गई थी। शारदा एक्ट के जो कानून थे ज़्यादा कठोर नहीं थे, तो बाद में फिर भारत सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लाया, जिसमें कानून को और ज़्यादा कठोर किया। तो ये तो बात थी पृष्ठभूमि की। अब हम लोग बात करते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, जिसका पुराना नाम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 है, जिसका अन्य नाम शारदा एक्ट 1929 था, और नया नाम क्या रखा गया? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। संसद में कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ 5 दिसंबर 2006 को। राष्ट्रपति से कब पारित किया गया? तो ये 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति से अनुमति मिली। और यह लागू कब हुआ? तो यह लागू हुआ 1 नवंबर 2007 से। उस टाइम पे जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी लागू है। और बाल विवाह निषेध अधिनियम में वर्तमान में कुल कितनी धाराएं हैं? तो सही जवाब होगा 21 धाराएं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि संसद में कब पारित हुआ? तो 5 दिसंबर 2006, राष्ट्रपति से अनुमति मिली 10 जनवरी 2007 को, और लागू हुआ भारत में 1 नवंबर 2007 से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की महत्वपूर्ण धाराओं की। तो जैसे कि आपको पता है कि धारा 1 में हमेशा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात कही जाती है। तो संक्षिप्त नाम आपको पता ही है, बाल विवाह निषेध अधिनियम है। विस्तार वर्तमान में संपूर्ण भारत में है, और प्रारंभ तो लागू कब से हुआ? 1 नवंबर 2007 से। ठीक उसी प्रकार धारा 2 में हमेशा परिभाषाओं की बात कही जाती है सभी अधिनियम में। तो इस अधिनियम में भी धारा 2 में परिभाषाओं की बात कही गई है। अब आता है धारा 3, जिसमें बाल विवाह अमान्य या निरस्त योग्य है, इसकी बात कही गई है, जिसमें पीड़ित पक्ष बालिग होने के 2 वर्ष के भीतर अदालत से विवाह जो है निरस्त करवा सकता है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए निरस्त योग्य लिखा हुआ है। निरस्त को याद करने के लिए कर लेते हैं निराशस्त्र। निरस्त निरा अस्त्र है ना, मतलब बिना अस्त्र का हो जाना। कोई योद्धा है उसको बिना अस्त्र शस्त्र का कर देना तो निरस्त्र हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अस्त्र शस्त्र में तीर धनुष भी आता है, तो तीर से 3 हो जाएगा, 3 यानी धारा 3।
तो धारा 3 में किस चीज़ का वर्णन है? बाल विवाह अमान्य या निरस्त योग्य है, इसका बात कहा गया है। फिर अगला है धारा 4 जिसमें भरण पोषण और निवास की बात कही गई है। मतलब कि जो भी लड़की है जिसकी विवाह की उम्र नहीं हुई है, बाल विवाह हुआ है, तो उसके भरण पोषण की बात और उसके निवास यानी उसके रहने की व्यवस्था की बात कही गई है कि भरण पोषण कौन करेगा, उसका खर्चा कौन देगा और रहने के लिए वो कहाँ रह सकती है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए धारा 4, तो 4 को याद करने के लिए चोर कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग चोरी करते हैं मजबूरी में। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों का या फिर अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। तो भरण पोषण ना कर पाने के कारण वो क्या करते हैं? चोरी करते हैं। तो चोरी में आपको चौर शब्द मिल जाएगा, मतलब 4 शब्द मिल जाएगा। तो धारा 4 में किस चीज़ का वर्णन है? भरण पोषण और निवास का वर्णन है। फिर अगला है धारा 5 जिसमें बाल विवाह से उत्पन्न बच्चों की अभिरक्षा यानी कस्टडी की बात कही गई है। अगर बाल विवाह हो गया है किसी का और बच्चे पैदा हो गए हैं, तो उन बच्चों की कस्टडी किसको दी जाएगी, किस प्रकार दी जाएगी, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, उसका उल्लेख किस में है? धारा 5 में है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए अभिरक्षा, अभिरक्षा में आपको रक्षा शब्द मिल जाएगा और रक्षा करने के लिए आपको हमेशा लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, है ना। रक्षा किससे की जाती है? दुश्मनों से। तो आपको लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, मतलब आपको पंच मारने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, कभी भी दुश्मन अटैक कर सकते हैं। तो पंच मारना यानी 5, धारा 5। तो आप याद रखिएगा कि धारा 5 में बाल विवाह से उत्पन्न बच्चों की अभिरक्षा यानी कस्टडी की बात कही गई है। फिर अगला है धारा 6 जिसमें बच्चों की वैधता की बात कही गई है। तो बाल विवाह से उत्पन्न जो बच्चे हैं वो वैध माने जाएंगे, भले ही विवाह जो है वो निरस्त हो गया हो। ठीक है, मतलब कि बाल विवाह से जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं उनको हमेशा क्या माना जाएगा? वैध माना जाएगा। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए बच्चों की वैधता की बात हो रही है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि बच्चों को छोड़ दे, बाल विवाह में बच्चे उत्पन्न हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। वो बच्चे उसी पिता के माने जाएंगे और हिस्सा भी लेंगे जमीन में। तो बच्चों को छोड़ा नहीं जा सकता है, वो वैध कहलाएंगे, भले ही विवाह निरस्त हो गया है। तो छोड़ नहीं सकते, छोड़ में आपको 6 शब्द मिल जाएगा, मतलब धारा 6। तो बच्चों को छोड़ नहीं सकते, तो धारा 6 में बच्चों की वैधता की बात कही गई है। फिर अगला है धारा 7 जिसमें प्रक्रिया की बात कही गई है कि बाल विवाह में कैसे क्या प्रतिक्रिया होगी। अगर कोई भी बाल विवाह करता है तो उससे संबंधित कौन कौन से कानून है, कहाँ पे अदालत में क्या कार्य होगा, ठीक है, इन सब चीज़ों की बात कही गई है। तो प्रक्रिया की बात, प्रक्रिया मतलब आपको पता है कोई भी प्रोसेस की बात हो रही है, और प्रोसेस जो है वो सतत चलती है, कंटिन्यू चलती है। तो सतत में आपको 7 शब्द मिल जाएगा। तो धारा 7 में किस चीज़ का वर्णन है? प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 8 जिसमें बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति की बात कही गई है। तो बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस लिए की जाती है? जिससे वो बाल विवाह का पता लगाए कि कहाँ पर बाल विवाह हो रहा है, उसको रोके, उनको पकड़ाए और साथ ही साथ समाज में जागरूकता फैलाए कि बाल विवाह गलत है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बाल विवाह निषेध अधिकारी, यानी कहीं पे बाल विवाह हो रहा है तो अधिकारी जाके उसको निषेध कर रहा है, गलत साबित कर रहा है, उसको नहीं होने दे रहा है। तो जाहिर सी बात है जो लड़का लड़की है उनका विवाह हो रहा है तो उनका हाथ जो है आपस से छुड़ा देगा, निषेध कर देगा कि ये विवाह गलत है पूर्ण रूप से। तो हाथ छुड़ा देता है, दोनों का अलग कर देता है और विवाह जो है संपन्न नहीं होने देता। तो हाथ से 8 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि धारा 8 में बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति की बात कही गई है। फिर अगला है धारा 9 जिसमें बालक से विवाह करने वाले पुरुष के लिए सजा का प्रावधान है। तो यह सजा क्या होगी? 2 वर्ष तक की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना होगा, या दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या शब्द लिखा हुआ है? बालक से विवाह करने वाला पुरुष। तो यहाँ पर जो बालक शब्द लिखा हुआ है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कानून में बालक शब्द जो है वो लड़का और लड़की दोनों के लिए बोला गया है, जो अवयस्क हैं, मतलब कि जिनकी उम्र शादी के लिए अभी नहीं हुई है। तो मान लीजिए कोई भी लड़की है जिसकी उम्र अभी शादी के लिए नहीं हुई है, 18 वर्ष की उम्र नहीं हुई है, और उसकी शादी किसी वयस्क से हो जाती है। वयस्क शब्द को यहाँ पर पुरुष से दर्शाया जाता है। ठीक है, जो वयस्क हो गया है, शादी योग्य हो गया है, उसको पुरुष से दर्शाया जाता है। तो अगर किसी छोटी लड़की का विवाह किसी पुरुष से हो रहा है तो उसको क्या होगी सजा? 2 वर्ष तक की कैद और 1 लाख का जुर्माना। ऐसे ही अगर कोई छोटा लड़का है जिसकी उम्र अभी शादी योग्य नहीं हुई है और लड़की जो है वो शादी योग्य हो चुकी है, और लड़की विवाह करती है लड़के से जो कि वयस्क हो चुकी है, शादी योग्य हो चुकी है, तो लड़की को फिर सजा होगी 2 वर्ष की कैद और 1 लाख का जुर्माना, या फिर दोनों। तो बालक शब्द क्लियर कर लेना है कि बालक लड़का और लड़की दोनों के लिए है, जो कि अभी शादी योग्य नहीं है।
तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बालक से विवाह करने वाला पुरुष। तो ऐसा मानिए कि विवाह करने से पहले पुरुष कहाँ जाता है, तो पार्लर जाता है, या फिर महिलाएं भी पार्लर जाती हैं। तो नॉर्मली ऐसा मानिए कि नाई के पास जाती हैं, कटिंग वटिंग, ठीक है, सेविंग। तो यहाँ पर नाई की बात हो रही है, नाई मतलब 9 हो जाएगा, धारा 9, अर्थात धारा 9 में किस चीज़ का वर्णन है, बालक से विवाह करने वाले पुरुष से संबंधित जो दंड है उसके वर्णन किया गया है। फिर अगला है धारा 10, जिसमें बाल विवाह का संपादन या आयोजन से संबंधित दंड की बात कही गई है। मतलब कि जो भी बाल विवाह का संपादन करवाता है यानी संपन्न करवाता है, या फिर जो भी बाल विवाह का आयोजन करवाता है, तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है वो धारा 10 में बताया गया है। तो क्या दंड है, समान दंड दिया जाएगा, 2 वर्ष तक की कैद हो सकती है और साथ में 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एक प्रकार का दंड समान है इसमें आप ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर नॉर्मली जो दंड है वो समान दिए गए हैं। तो कैसे याद रखेंगे, नॉर्मली जो है बाल विवाह संपादन यानी संपन्न कौन करवाता है, पंडित जी, और पंडित जी संपन्न करवाने के बाद दक्षिणा लेते हैं। दक्षिणा में आपको दक्षिणा 10 शब्द मिल जाएगा। तो धारा 10 में किस चीज़ का वर्णन है, बाल विवाह का संपादन यानी बाल विवाह संपन्न करवाना या आयोजन करवाना, दंड का प्रावधान जो है वो धारा 10 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है धारा 11, जिसमें बाल विवाह को प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है। तो दंड क्या होगा, एक समान दंड होगा, मतलब कि 2 साल तक की कैद होगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा, या फिर दोनों हो सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह को प्रोत्साहन देता है तो उसको 2 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, प्रोत्साहन दे रहा है मतलब जोर दे रहा है, बाल विवाह को जोर दे रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि बाल विवाह होना चाहिए। तो जोर देना मतलब जोरा 11। तो धारा 11 आपको याद हो जाएगा कि बाल विवाह को जोर दे रहा है, 11 से याद हो जाएगा आपको ऐसे कि धारा 11 में बाल विवाह को प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति के लिए दंड का उल्लेख किया गया है। फिर अगला है धारा 12, जिसमें कुछ विवाह स्वतः अमान्य माने जाएंगे जो कि बाल विवाह हैं। तो किस स्थिति में, जो बाल विवाह है अगर अपहरण, बल, छल या बालिका को विवाह स्थल से ले जाकर किया गया हो तो वह स्वतः ही अमान्य माने जाते हैं, वैध नहीं माने जाते, भले ही विवाह संपन्न हो गया हो, ठीक है। तो ऐसा मानिए कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अपहरण करके विवाह किया जा रहा है। तो किसी को मान लीजिए बोरा में भर के पैक करके ले जाया गया और विवाह करवा दिया गया, तो वो अमान्य माना जाएगा, बोरा से 12 याद हो जाएगा। अपहरण ऐसे ही तो करते हैं, किसी न किसी चीज़ में पैक करके ले गए, तो बोरा में डाल के ले गए जिससे कि कोई देखे ना, तो बोरा से 12 याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि बोरा में डाल के अगर विवाह करवाया है, बाल विवाह करवाया है, तो वह स्वतः ही अमान्य माना जाएगा, ठीक है। तो धारा 12 में किस चीज़ का वर्णन है, कुछ विवाह जो स्वतः अमान्य माने जाते हैं। और कौन कौन से विवाह हैं वह, अपहरण, बल, छल या बालिका को विवाह स्थल से ले जाकर किया गया बाल विवाह। फिर अगला धारा 14, जिसमें अपराध की प्रकृति की बात कही गई है। तो जो बाल विवाह का अपराध है ना, यह अपराध संज्ञेय माना जाता है और साथ ही साथ जमानत रहित है, मतलब नॉन बेलेबल है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए धारा 14 की बात हो रही है। तो यहाँ पर अपराध की प्रकृति, तो आपको पता है ये एक भीषण अपराध है जिसमें क्या नहीं होगी, जमानत नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि कहाँ रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। और जेल जो है उसकी दीवारें एकदम किले जैसी मोटी दीवारें होती हैं जिससे कि लोग तोड़ के बाहर ना आ सकें, फोर्ट जैसा मजबूत होता है। तो फोर्ट से 14। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 14 में अपराध की प्रकृति की बात कही गई है और यह अपराध की प्रकृति कैसी है, संज्ञेय और जमानत रहित है। फिर अगली 2 धाराएं हैं, धारा 17 जिसमें पूर्व अधिनियम का निरसन की बात कही गई है, मतलब जो 1929 का अधिनियम था उसको निरस्त कर दिया गया है, ये बात कही गई धारा 17 में, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो ट्रिक से याद नहीं करवाऊंगा। और धारा 21 में निरसन और बचाव की बात कही गई है, मतलब री अपील और सेविंग की बात कही गई है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो भी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण थी एग्जाम के लिए वो मैंने आपको पहले से ही ट्रिक से याद करवा दिया है। और हाँ, अगर आपको मेरे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड की गई किसी भी वीडियो, चाहे वो मूल विधि की हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी की हो या आर्ट एंड कल्चर की हो, किसी भी सीरीज की वीडियो हो, अगर आप फ्री में PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में PDF दे दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।